हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म में अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीओसी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी आप ये मान सकते हो कि जीओसी का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेट करती है। कुछ चीजें जनरल होती है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आपको चाहिए बेसिक से बात है, बेसिक सी जो है वो चीजें हैं इसमें। और इसके अलावा भी जैसे हम आगे अभी बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे, है ना, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, ये सारा जीओसी में ही आता है। ठीक है, और वो हम जो है इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर आगे का जो पार्ट होगा ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो जो है वो चीजें अलग होगी। ठीक है ना। अब देखो कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कौन सी स्पीसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, कौन सी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। ठीक है, तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया देखो लास्ट पॉइंट हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था ना पिछली क्लास में, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो देखो दोनों में होता है कि लोन पेयर देना है, दोनों को ही देना है, बेस को भी देना है, न्यूक्लियोफाइल को भी देना है। अब डिफरेंस ये है कि किसको देना है, कि बेस तो क्या करेगा, लोन पेयर देगा किसको, H+ को, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज H+ को, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लोन पेयर किसको देगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन को जो है वो लोन पेयर देगा। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी है रिएक्शन मैकेनिज्म में कि भाई हमें आज जो डिस्कशन करना है वो ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, है ना, कि अलग अलग स्पीसीज में हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करना है कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा बैड न्यूक्लियोफाइल है ना। और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिफरेंस पहले हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो देखो जरा कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करेंगे। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, देखो भाई क्या होता है ना, कैसे चेक करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी। तो भाई मैं आपको यह बता देता हूं कि बहुत सारे केस में, ज्यादातर केसेस में जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का आया था वही ऑर्डर किसका आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। लेकिन फिर जो है वो डिफरेंस भी होता है कई जगह। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सिमिलर होगा, कुछ एक जगह है जहां पर जो दोनों में अंतर भी होगा। लेकिन आप ये मान के चलो ज्यादातर केस में कि आपको कहीं पर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे, कोई आइडिया नहीं लग रहा है और तुक्का लगाना हो, वैसे तुक्का नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तुक्का लगाना तो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करके आप तुक्का लगा के आ सकते हो, है ना। लेकिन भैया फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको तुक्का नहीं लगाना है ना, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना, कि भाई मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करके तुक्का लगा के आना है, लेकिन पहले बेसिक स्ट्रेंथ तो आनी चाहिए ना। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो जो है वो क्या अकड़ बकड़ करके बाद में तुक्का लगाओगे क्या, है ना। तो भैया ऐसा है कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से भली भांति आना चाहिए। और जीओसी में हमने बेसिक स्ट्रेंथ का टॉपिक लगभग 10 या 11 क्लास के आसपास, 10th या 11th क्लास में जो है वो शायद पढ़ा होगा, या 9th 10th 11th में से किसी एक क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ में हमें पढ़ा होगा। तो आप वो लेक्चर जाके देखें, और बाकी लेक्चर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है वो मैंने लिख रखा है कि कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर हुआ है। तो आप डायरेक्टली जो है जाके लेक्चर, एक आइडिया में दे देता हूँ, शायद 9, 10 या 11वें लेक्चर में किसी एक लेक्चर में आपको बेसिक स्ट्रेंथ मिलेगा, तो उसको शुरू से पढ़ना, ताकि यहाँ पर जो है वो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को अच्छे से भली बातें समझ पाए। ठीक है, तो अब देखो क्या ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपको समझना है ना, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें कुछ एक पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स जो है वो हम चेक करेंगे, उन्हीं सीक्वेंस में, उन्हीं जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट यही है कि भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखो मैंने कहा ना बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो जनरली क्या होती है, सिमिलर होती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑफ न्यूट्रल आयन will be always less than negatively charged आयन। ठीक है, कि भैया जी न्यूट्रल आयन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, न्यूट्रल आयन की, वो नेगेटिवली चार्ज आयन से क्या रहेगी, कम ही रहेगी।
और ये चीज जो है वो हमने बेसिक स्ट्रेंथ में भी देखी थी। इवन बेसिक स्ट्रेंथ ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि जो है वो हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज आयन, चार्ज जितना ज्यादा है ना, हम बोलते हैं कि भैया टेंशन उतनी ज्यादा, वो उतना जल्दी अपना चार्ज रिलीज करना चाहेगा, तो तुरंत जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक तो यार हमारे पास OH माइनस, एक है हमारे पास H2O, ठीक है। इन दोनों में से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, H2O। OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल और इवन बेटर बेस। तो भैया इन दोनों में से बढ़िया बेस भी OH माइनस है, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी कौन है, OH माइनस है। क्यों है, क्योंकि भाई यहां पर जो है वो हम जानते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तुरंत लोन पेयर देगा, ज्यादा है लोन पेयर देने की टेंडेंसी, RO माइनस और ROH, ठीक है। यहां पर RO माइनस जो है ना वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही हमारे पास NH2 माइनस और हमारे पास है NH3, NH2 माइनस जो है बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही हमारे पास RNH माइनस और जो हो RNH2, तो हमारे पास RNH माइनस जो है बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है ना वो बढ़िया एक तरीके से क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, इवन बढ़िया बेस भी होती है न्यूट्रल से। क्लियर है बात। फिर देखो जरा दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि इफ डोनर एटम्स are from same period, then order of nucleophilicity and order of basicity will be same, ठीक है। कि भैया अगर डोनर एटम जो है वो एक ही पीरियड के हैं तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आता है वही ऑर्डर किसका आता है, वही ऑर्डर बेसिसिटी का आता है। दोनों के ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। देखो जरा समझना कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है CH3 माइनस, जैसे है जी NH2 माइनस, OH माइनस और हमारे पास है F माइनस। अब यार इनमें जो है वो आपको पूछ लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सारे के सारे एक ही पीरियड के हैं, है ना। तो सारे के सारे जब एक ही पीरियड के हैं तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का आएगा वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा। अब क्वेश्चन में तो पूछा है न्यूक्लियोफिलिसिटी, लेकिन हमें क्या करनी पड़ेगी, बेसिसिटी चेक करनी पड़ेगी। तो बेसिसिटी चेक कैसे करेंगे, वही डोनर टेंडेंसी कि यार फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यहां पर देखो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है बेसिसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, CH3 माइनस। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डोनर टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डोनर टेंडेंसी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास सेम टू सेम जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी यही आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। तो ये भी जो है वो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है इनमें से, और सबसे बैड न्यूक्लियोफाइल कौन है, F माइनस। क्लियर है। तो भाई देखो कि अगर डोनर एटम सेम पीरियड के हैं, एक ही पीरियड के हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है। तो ये तो है 2 पॉइंट। और देखो जरा कि 1-2 पॉइंट और बात करते हैं हम, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसी के जैसा अगला पॉइंट कि मान लो डोनर एटम सेम आ गए, यहां तो सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड के नहीं, सेम ही डोनर है कि या तो डोनर सब में ऑक्सीजन है, या डोनर सब में कार्बन है, या डोनर सब में नाइट्रोजन है ना, जितने भी स्पीशीज दी, और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कंपेयर करवा ली कि यार कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा जो है वो घटिया न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो जरा क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने पास है कि इफ डोनर एटम्स आर सेम, ठीक है, कि यार डोनर एटम जो है वो सेम है, सब में एक ही डोनर है, ठीक है, तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का आएगा वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा। कहने का मतलब जो अभी हमने लाइन लिखी थी ना, सेम वही है। इफ डोनर एटम आर सेम देन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी सेम। दोनों के दोनों ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। डोनर एटम्स आर सेम देन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी विल बी सेम। जैसे यू समझो एग्जांपल के लिए कि यार हमारे पास ये कोई कंडीशन है ना, एक तो है OH माइनस, एक है हमारे पास OR माइनस, एक है हमारे पास RCO
O माइनस, और एक है हमारे पास जैसे मान लो ये कोई फिनॉक्साइड आयन है। अब इन सब में डोनर देखो कौन है। ये सेम एग्जांपल हम बेसिक स्ट्रेंथ में भी कंपेयर कर चुके हैं कि इनको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। हमने बेसिक स्ट्रेंथ में भी ये एग्जांपल देखा था। तो देखो कि मैंने कहा क्या कहा है कि डोनर एटम सेम है तो बेसिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखो कि हमें इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही चेक करना है। चेक करते हैं। चलो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास 4 एग्जांपल, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। थर्ड और फोर्थ तो कम बेसिक हो जाएंगे, सबसे कम बेसिक होंगे। क्यों? क्योंकि यार इनमें तो लोन पेयर चला गया कहाँ, रेजोनेंस पे, है ना। इनका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और हमें पता है कि लोन पेयर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन अगर ज्यादा होगा तो वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनका लोन पेयर तो कहां जा रहा है, रेजोनेंस पे जा रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रही है। इनमें जो है बेसिक स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली ज्यादा होगी। अब इनमें जो है वो ज्यादा कहां होगी ये हम चेक कर लेते हैं। तो भैया बेसिसिटी ऑर्डर देखना कि भाई यहां इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। आर का प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो हम बोलेंगे यहां ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऑक्सीजन पर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो ना तो सेकंड जो है वो बढ़िया बेस है। किससे, फर्स्ट से। फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट। अब यार इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन सा वाला बेटर बेस है, बढ़िया बेस कौन सा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा। ध्यान से देखो, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया और रेजोनेंस में गया तो इसकी 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई। और इवन जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो यहां ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज वापस से आएगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां जब रेजोनेंस चलेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां नेगेटिव चार्ज क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए हम बोलेंगे कि ये वाला कंपाउंड इससे क्या है, स्टेबल है। और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जो है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में जाने की वजह से अगर स्टेबिलिटी आ रही है तो इसका H+ को देना, लोन पेयर H+ को देना या लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम है। ये वाला कम स्टेबल है, इससे कम स्टेबल है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी रेस्पेक्टिवली ज्यादा होगी। तो अब कौन सा आएगा, 4। फिर कौन सा आएगा, थर्ड। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। चलो ठीक है। अब यही ऑर्डर किसका रहेगा, यही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का रहेगा। सेकंड, फिर कौन सा, फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर कौन सा आएगा, थर्ड। ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास डोनर एटम सेम है तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी दोनों क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, या इसी में देखो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, O-, यहाँ पर जो है वो अपने पास है O- और यहाँ लगा है CH3। यहाँ हमारे पास मान लो O- और ये है यहाँ पर NH2। ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी है, यहाँ लगा है जी O- और यहाँ है NO2। अब आपको पूछ लिया कि इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो वही बात, हमें तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी चेक करनी है, हमें तो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। क्यों चेक करनी है, क्योंकि डोनर एटम देखना जरा सब में सेम है। और अगर डोनर एटम सेम है तो जो ऑर्डर बेसिसिटी का आता है वही ऑर्डर किसका आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा। तो इनमें जो है वो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, देखो इसका इफेक्ट कैसा है, +H, इसका +M, इसका -M। तो सबसे ज्यादा डोनर इफेक्ट किसमें लग रहा है, थर्ड में। फिर किसमें लग रहा है, सेकंड में। फिर जो है वो किसमें, फर्स्ट में। और फोर्थ में तो विड्रॉवल इफेक्ट है। ये ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है। तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। समझे बात को। जैसे भैया एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में। मान लो एक तो हमारे पास कहीं सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन डोनर है, एक जो है वो कहीं डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन डोनर है, एक कहीं पर ऐसी कंडीशन है कि ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन डोनर है। अब इनमें से सबसे बढ़िया डोनर कौन सा होगा ये हमें चेक करना है। तो भैया देखो जरा कि ये है sp3 हाइब्रिडाइज, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, ये है sp हाइब्रिडाइज। हमें ये पता है कि डोनर एटम सेम है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। तो बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे आसानी से लोन पेयर कौन सा देगा, sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यही ऑर्डर आएगा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। जैसे इवन कार्बन में भी ये चीज लागू हो सकती है, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये हमारे पास जो 3-4 एग्जांपल है यहां पर हम चेक करते हैं। तो ये देखो जरा कि सबसे बढ़िया डोनर कौन सा होगा, ये वाला CH3 CH2 नेगेटिव। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डोनर टेंडेंसी ओवरऑल क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये था भैया अपने पास कि अगर मान लो डोनर एटम सेम ही आ गए तो जो है वो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है। और ये चौथा जो पॉइंट है ना, ये इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर डिफरेंस आता है। अब तक हमने देखा कि जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है वही ऑर्डर किसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। लेकिन अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए ये फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। देखो जरा कैसे कि भैया, इफ डोनर एटम्स आर फ्रॉम सेम ग्रुप, then order of basicity depends on electron density on donor atom, while nucleophilicity depends on nature of solvent। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि भैया अगर डोनर एटम जो है ना वो एक ही ग्रुप के हैं, डोनर एटम एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना वो तो डिपेंड करती है किस पर, डोनर पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, कि यार जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना डोनर पर, ठीक है, तो उसी पर डिपेंड करेगी। और जबकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पर, ठीक है। अब यार ये पॉइंट को जो है वो अगर समझना है तो फिर पहले हमें जो है वो सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि यार ये सॉल्वेंट जो है ना वो कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद में जो है वो हम इस पॉइंट को जो है पढ़ेंगे। तो अब अगला पॉइंट अपना यही है कि भाई आगे इस पॉइंट को समझने के लिए हम सॉल्वेंट की चर्चा करेंगे कि सॉल्वेंट कितने तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है। देखना जरा, और ये सॉल्वेंट है ना ये आगे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ोगे, अलग अलग तरीके की रिएक्शन में अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट काम में आते हैं। आपको मैं बता दूं ऑर्गेनिक की हर रिएक्शन किसी न किसी सॉल्वेंट में होती है ना। तो ज्यादातर रिएक्शन आप देखोगे ना किसी न किसी सॉल्वेंट में, कोई ना कोई सॉल्वेंट तो काम में आएगा ही। और सॉल्वेंट बहुत ही मेजर रोल जो है वो होता है सॉल्वेंट का बहुत जगह पर, जहां पर प्रोडक्ट सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिएगा, हाँ जी, कि भैया ऐसा है कि जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, पॉइंट यही है अपना, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो जी कि सॉल्वेंट कितने तरीके का होता है ना। तो जनरली जो सॉल्वेंट है ना, जनरली क्या सॉल्वेंट दो ही तरीके का होता है, या तो एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट, एक तो पोलर सॉल्वेंट होता है, दूसरा होता है जी नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, ठीक है। अब जो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है, कि एक का म्यू जीरो होगा, दूसरे का म्यू जीरो नहीं होगा। फिर पोलर सॉल्वेंट अगेन दो तरीके का होता है, एक तो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा जो है वो अपने पास होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब प्रोटिक और एप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब है प्रोटोन, ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि प्रोटोन रिलीज कर सके, जिसके पास प्रोटोन होना चाहिए कि देने के लिए जो प्रोटोन रिलीज करेगा, देने के लिए खुद के पास प्रोटोन होना चाहिए। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि प्रोटोन रिलीज कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं ना। तो मैं ये बोलूंगा कि सॉल्वेंट which can release प्रोटोन, ठीक है। और एप्रोटिक भैया जो पोलर तो होगा लेकिन जिसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा ना, या फिर जो H+ रिलीज ना कर सके, है ना। तो सॉल्वेंट विच कैन नॉट रिलीज H+ आयन, ठीक है।
ये वाला जो है ना, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, सॉल्वेंट हैव एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब है कि वो हाइड्रोजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ठीक है ना। तो वो हाइड्रोजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब से जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोजन क्या होगा, एक तरीके से एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और वो सॉल्वेंट प्रोटिक होगा, है ना। दूसरा एप्रोटिक, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, पोलर होगा, एप्रोटिक होगा। कहने का मतलब कोई एक्टिव हाइड्रोजन वगैरह यहां पर नहीं होगा। नॉन पोलर की तरफ आते हैं तो यहां पर म्यू कितना होगा, 0 होगा। अब देखो एक टेबल हम बनाएंगे यहां पर सॉल्वेंट की, है ना। कुछ सॉल्वेंट लेते हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर कौन सा सॉल्वेंट प्रोटिक होता है, कौन सा एप्रोटिक होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, और कई बार तो एरो पर डायरेक्टली सॉल्वेंट ही लिखा होता है, और शॉर्ट फॉर्म वो भी सॉल्वेंट की, तो अब उससे हमें कई बार जो है सॉल्वेंट बहुत हेल्प करता है कि भैया रिएक्शन में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, या फिर जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, या रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में भी सॉल्वेंट खूब हेल्प करता है कि रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, है ना। तो देखो जरा कि यहां पर तो है अपने पास सॉल्वेंट, यहां पर आपको बताना है कि वो सॉल्वेंट जो है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। फिर यहां पर जो है वो प्रोटिक होगा या फिर एप्रोटिक होगा। पहली बात तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में कभी भी प्रोटिक एप्रोटिक की बात ही नहीं करेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट आप ये मान सकते हो कि हमेशा कैसा होगा, एप्रोटिक ही होगा, उसके पास H+ होगा ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्वेंट देखो जा, सबसे पहले हमारे पास सॉल्वेंट है जैसे वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम बोलते हैं वाटर को। पानी अगर कहीं मेंशन नहीं कर रखा होता है तो हम क्या करते हैं, पानी ही ले लेते हैं, है ना। तो पोलर है या नॉन पोलर, सबको पता है पानी पोलर है, पोलर के लिए P, नॉन पोलर के लिए NP। और प्रोटिक है या एप्रोटिक है, तो प्रोटिक है, प्रोटिक के लिए P और उसके लिए AP, है ना। तो ये पोलर है और कैसा है, प्रोटिक है, पानी, ठीक है। फिर देखो इसके अलावा जो दूसरा है वो है अपने पास ROH। मैं काम कर रहा हूं, मैं पहले एक बार लिख दे रहा हूं ROR, ठीक है। आपको चेक करना है, अगर आप अपने आप से ये टेबल फिल कर सकते हो तो इसको करो फिल। देखिए ये जो है वो कैसा होगा, RCOOR, ठीक है। जैसे इसी में हम एसीटोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह एसीटोन कर लेता हूं मैं, CH3 और ये CH3, ठीक है। यहाँ कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सॉल्वेंट बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे CH3, ठीक है। फिर एक हमारे पास हो गया भैया जी ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये देखो इनका नाम भी जो है ना वो भी ज़रूरी है। कुछ एक जो कॉमन है, जो अक्सर जो किसी न किसी रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, उनका नाम भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो है वो ROH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल कैसा होता है, पोलर होता है और प्रोटिक होता है ना, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास। ROR, ईथर जो है पोलर होता है, एप्रोटिक होता है, इसके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। फिर RCOH भैया ये पोलर होता है, कैसा होता है, प्रोटिक होता है। आपको कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है भैया आपके, ठीक है ना। कि यार यहाँ पर लोन पेयर, इसकी ज्योमेट्री बनाओ, है ना, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के फिर चेक करो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस तरीके से जो है फिर वेक्टर बनाते हैं, कैंसिल करके चेक करते हैं, है ना। अभी के लिए आप चाहो तो याद रख सकते हो एसीटोन, दिस कंपाउंड इज एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। तो एसीटोन जो है वो कैसा होता है भैया, अपने पास पोलर होता है लेकिन एप्रोटिक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये कंपाउंड अपने पास क्या है, एसिटल्डिहाइड, पोलर होता है लेकिन एप्रोटिक होता है। फॉर्मल्डिहाइड पोलर होता है, एप्रोटिक होता है। फिर इसके अलावा देखो इसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं DMS, ठीक है। ये पोलर होता है, एप्रोटिक होता है, क्लियर है बात। तो शॉर्ट में आपको एरो पर डायरेक्टली DMS ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। फिर देखो अपने पास जो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, इसका नाम होता है डाईमिथाइल
मिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, ये इसका नाम है। और शॉर्ट में आपको डीएमएफ लिखा हुआ मिलेगा, डीएमएफ, ठीक है। और ये जो डीएमएफ है ये देखो जरा कैसा है, एक तो पोलर है, फिर दूसरा कैसा है, एप्रोटिक है, कोई इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। इसको देखो, इसका नाम है डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, हाँ एसिटामाइड, एसिटामाइड। इसको जो है वो शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएमए। ये भी पोलर है और कैसा है, एप्रोटिक है। क्लियर है बात, है ना। तो ये है भैया। इसके बाद में आप देखो और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको दे दिया अमोनिया RNH3 सॉल्वेंट की तरह काम में आ सकता है, RNH2 1 डिग्री एमाइन, है ना, RNHR ये कोई 2 डिग्री एमाइन है। फिर और भी है अपने पास, जैसे आपको ये दे दिया भैया CH3 और ये SO और ये CH3, ठीक है। तो ये एक कोई कंपाउंड है। फिर देखो इसके अलावा बेंजीन, ठीक है, इसके अलावा CCl4, इसके अलावा हमारे पास CH2 Cl2, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे सॉल्वेंट है, जैसे मान लो कोई भी आपको एल्केन दे दी, एल्केन, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्वेंट है। अब इनमें भी हमें चेक करना है कि कौन सा पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं कि NH3। तो भाई NH3 जो होता है वो पोलर होता है और प्रोटिक होता है। 1 डिग्री एमाइन पोलर होता है और प्रोटिक होता है, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। 2 डिग्री एमाइन पोलर होता है और प्रोटिक होता है। इसका नाम भी ध्यान में रखना भैया, इसका नाम होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड, इसको हम बोलते हैं DMSO, ठीक है। आपको एरो पर ये लिखा हुआ मिलेगा, पोलर होता है और एप्रोटिक होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है भैया, और यहाँ पर तो हम प्रोटिक एप्रोटिक की बात करेंगे नहीं। CCl4 नॉन पोलर है ना। और इसके अलावा CH2 Cl2 ये पोलर होता है, स्लाइटली पोलर, पोलरिटी हालांकि बहुत कम होती है, एप्रोटिक होता है। एल्केन नॉन पोलर है और एप्रोटिक होता है। ये हमारे पास कुछ सॉल्वेंट है और ये इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत काम में आती है चीज़ें, है ना। फिर देखो चलो ठीक है, अब सॉल्वेंट तो हमने पढ़ लिया कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, प्रोटिक एप्रोटिक क्या होता है। अब आगे जो है वो हम तो बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। तो आप समझो कि यार लास्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट अभी मैंने लिखवाया था ना आपको, कि एक ग्रुप में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिपेंड करती है यार सॉल्वेंट कैसा है, उस सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। जबकि जो हमारे पास बेसिसिटी है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी और दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनके ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। देखिएगा जरा, हाँ जी, कि भैया बात ऐसी है कि हमें हेडिंग लगानी है इफेक्ट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो जी, कि अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। हम सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि डोनर एटम्स जो है वो सारे के सारे एक ही ग्रुप के होने चाहिए, ठीक है। तो भैया देखो जरा, कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है अपना, न्यूक्लियोफाइल पर हमें पता है चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर यूं कहो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन चार्ज डेंसिटी तो होती है ना, लोन पेयर तो होता है ना। तो यहां इस न्यूक्लियोफाइल पर लोन पेयर या चार्ज डेंसिटी हम बोलेंगे जितनी ज्यादा होगी, कि यार यहां चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसकी डोनर टेंडेंसी उतनी ज्यादा होनी चाहिए, उतना ही बढ़िया डोनर होगा ये, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश इस पर चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी, जो नेचर है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो आप देखो कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहां कुछ ऐसा ही होता है
कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, जैसे मान लो अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो हम तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या मानते हैं, पानी लेते हैं, मान लो पानी है अपने पास सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर हमने इस न्यूक्लियोफाइल को पानी में मिला रखा है, सॉल्वेंट जो है वो पानी है। तो अब पानी क्या करेगा भैया, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐसे करके ये माइनस और ये वाटर, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, पानी इसको चारों तरफ से इस तरीके से क्या कर लेगा, घेर लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको चारों तरफ से जो ऐसे करके वाटर ने क्या कर लिया, इसको घेर लिया, ठीक है। ये लो H, ये O है ना, ये जो है वो अपने पास प्लस ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एक तरीके से। तो वाटर ने इसका क्या कर दिया भैया, हाइड्रेशन कर दिया, ये हाइड्रेशन, ठीक है, H ये OH, ठीक है। तो वाटर ने जो है इसका हाइड्रेशन कर दिया, चारों तरफ से पानी ने इसको क्या कर लिया, घेर लिया है, ठीक है। अब पानी ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। देखो कि वैसे तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाता है, मामला न्यूट्रल हो जाता है ना। तो यहां क्या होगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो चारों तरफ से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और भाई मेरे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसका हाइड्रेशन इसका हो गया, ये जो इसके चारों तरफ बनती है ना, ये पानी की जो लेयर बनी है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन लेयर, दिस इज हाइड्रेशन लेयर, ठीक है। तो ये जो हाइड्रेशन लेयर बनती है, इस हाइड्रेशन लेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज डेंसिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो चुकी है, तो लोन पेयर डोनेट करने की जो नेचर है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इफेक्ट होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है, कि भाई यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मैं इसको पहले लिख देता हूं कि भाई इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ड्यू टू हाइड्रेशन of nucleophile, the charge density or negative charge on nucleophile will be decreased, ठीक है। So nucleophilicity will also decreased, ठीक है। तो भैया इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यार जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा ना, यहां जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज में उतनी ही ज्यादा कमी आएगी, नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। क्या हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो नेगेटिव चार्ज और कम हो गया, और ज्यादा हुआ तो नेगेटिव चार्ज और कम हो गया। तो यहां पर जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, नेगेटिव चार्ज में उतनी ही कमी आएगी, और जितना नेगेटिव चार्ज कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम हो जाएगी। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना, हाइड्रेशन के क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, हाइड्रेशन के। और ये आपको तभी चेक करना है जब डोनर एटम एक ही ग्रुप के हो, है ना, कि व्हेन डोनर एटम्स आर फ्रॉम सेम ग्रुप, ठीक है। और भैया एक चीज और हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है कि यार जो हाइड्रेशन होता है ना, हाइड्रेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, कि भाई जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही कम होता है। हाइड्रेशन लेयर जो बनती है ना, वो उतनी ही पतली बनती है। छोटे साइज का, छोटे आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, मोटे आयन का हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो अब देखना कि इससे ऑर्डर क्या आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और बहुत बार जो है वो डायरेक्टली भी पूछा जाता है। इसको आप याद रख लो या तो रट लो, मैं ये बोलूंगा आपको, ठीक है, कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल है। अब इनमें हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो होगा ये कि पानी में है, मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यहां पर, है ना, हम ये पढ़ रहे हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, इसके बाद में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे। हालांकि बेसिक स्ट्रेंथ तो हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी जो यहां पर दोबारा देखेंगे। ये एग्जांपल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो भैया कंडीशन ऐसी है कि यार फ्लोरीन का साइज तो क्या होता है, छोटा सा होता है, यहाँ आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है थोड़ा, है ना। फ्लोरीन से साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो जिसका साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, इस पर जो हाइड्रेशन लेयर बनी ना वो क्या बनी, मोटी बनी, दिस इज हाइड्रेशन लेयर। और आयोडीन पर हाइड्रेशन लेयर क्या बनी, छोटी बनी, थोड़ी सी ऐसे करके हाइड्रेशन लेयर जो पतली बनी। तो जैसे ही पानी में मिलाओगे तो साइज का ऑर्डर क्या हो गया, एक तो अपोजिट हो गया, है ना। दूसरा हमारे पास जैसे ही आपने पानी में मिलाया, यहां पर इसका हाइड्रेशन क्या हुआ, मोर हाइड्रेशन, ज्यादा हाइड्रेशन हुआ, नेगेटिव चार्ज में ज्यादा कमी हुई, नेगेटिव चार्ज में कमी हुई, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा भैया जी, I माइनस सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, कि I माइनस जो है ना वो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे I माइनस सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगर आप यहीं पर जो है ना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो कि भाई सॉल्वेंट कोई भी हो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो चार्ज डेंसिटी पर ही डिपेंड करता है, ये आपने नोट कर लिया होगा ना। देखो जी, कि भैया कंडीशन ऐसी है, मैंने कहा सॉल्वेंट कोई भी हो बेसिक स्ट्रेंथ तो केवल चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, है ना। जैसे यहीं पर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है। तो ये केवल डिपेंड करती है किस पर, चार्ज डेंसिटी पर, है ना, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। अब यहां देखो बेसिक स्ट्रेंथ में ये कंसेप्ट बताया था भाई, इसका साइज छोटा है, इसका साइज कैसा है, बड़ा है। तो यहां पर क्या होगा ना कि भैया लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो यहां से यहां इधर जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना हाइड्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से पहले होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इसके आसपास पानी है तो तुरंत प्रोटॉन दे देगा ये, यहां हाइड्रेशन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इससे क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। क्लियर है बात। तो ये है भैया अपने पास किसका इफेक्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी पर इफेक्ट। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझे बात को। चलो ठीक है, आप कहोगे कि सर ये तो हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो हो गई डिक्रीज, है ना, और वहां पर हो गई। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा या एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, तो देखो जरा, इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर या एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। देखो जी, ऐसा है कि नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो समझना कि कंडीशन ऐसी है कि यहां पर जो है वो आपको ये ध्यान में रखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोई हाइड्रेशन वगैरह तो कुछ होगा नहीं, है ना, और हाइड्रेशन वगैरह का कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं, और हाइड्रेशन वगैरह नहीं होगा, कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का आएगा वही किसका आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा। तो मैं बोलूंगा कि इन दिस केस ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी सेम, ठीक है। तो भैया ये दोनों चीजें क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, और यहां पर बेसिसिटी तो डिपेंड किस पर करती है, इसी पर। तो अगर मैं यहां पर बोलूं ना कि बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी, तो यहां पर क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन
सबसे अच्छा बेस है, अभी हमने देखा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, सेम। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, किसमें है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये केवल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये था सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो भैया सारी चीज़ें हमने देख ली है, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, सारे पॉइंट हमने देख लिए। ठीक है, अब देखो ये तो था न्यूक्लियोफिलिसिटी। ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है ना, ये या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा काम में आएगा आपके NSR रिएक्शन में, जब आप SN1 SN2 पढ़ोगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है ना, अब एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी में आता है, और ये पॉइंट है भैया स्टेरिक इंड्रेंस का। तो देखो ज़रा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, स्टेरिक इंड्रेंस एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या स्टेरिक इंड्रेंस और न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे जो है वो इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड स्टेरिक इंड्रेंस। देखना भैया कि हमारे पास दो केस है। ठीक है ना, एक तो केस ऐसा है, एक ये वाला कोई कंपाउंड है अपने पास, या ये कोई आयन है। ठीक है, और एक ये आयन है CH3 CH2, और ये है O-। ये हमारे पास दो आयन है। ठीक है, और इन दोनों आयंस में जो है वो हमें चेक करना कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और इनमें कौन सा वाला अच्छा बेस है। ठीक है, तो देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ होती है लोन पेयर H+ को देने की नेचर। H+ आया मान लो। ठीक है, H+ का साइज क्या होता है, छोटा सा होता है, तुस होता H+ होता है। तो H+ आया, यहाँ पर इससे लोन पेयर मांगा, इसने लोन पेयर दे दिया। H+ आया, इससे लोन पेयर मांगा, इसने भी दे दिया। यहाँ H+ का साइज क्योंकि छोटा है तो इन तीन तीन ग्रुप ने कोई स्टेरिक इंड्रेंस जो है उस पर नहीं लगेगा। ये लोन पेयर देगा, आराम से दे देगा क्योंकि छोटा साइज है, कहीं से भी जो है वो घुस जाएगा अंदर, है ना। जबकि यहाँ पर जो है वो यहाँ तो और भी आसान है H+ को लोन पेयर देना। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है यार पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना। अब कार्बन है, जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा है R या H कुछ ऐसे, है ना। तो अब कार्बन पर क्या होता है, ऑलरेडी स्टेरिक इंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा H+ की बजाय। अब ये अपने बड़े साइज को लेकर जो इसके आसपास आएगा तो इसको दिक्कत आएगी। देखो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा, इनका डोनर इफेक्ट बहुत ज़्यादा, +I लग रहा है, डोनर इफेक्ट ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में तो इसको लोन पेयर किसको देना है, कार्बन को देना है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन को देना है। तो स्टेरिक इंड्रेंस की वजह से ऑक्सीजन लोन पेयर देना तो चाहता है, लेकिन स्टेरिक इंड्रेंस की वजह से यहाँ इसकी डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी। उतना अच्छा डोनर ये रह नहीं पाएगा जितना कि इसको होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है या ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन, डोनर एटम इज लेस हिंडर्ड। ठीक है, यहां पर डोनर एटम क्या है, ज्यादा हिंडर्ड है, डोनर एटम इज मोर हिंडर्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये वाला जो है स्ट्रोंग बेस होगा, स्ट्रोंग बेस की बेस तो बढ़िया कौन है, ये वाला बढ़िया बेस है, क्योंकि H+ को लोन पेयर देने में कोई स्टेरिक इंड्रेंस काम नहीं करेगा। जबकि यहां पर डोनर एटम इज लेस हिंडर्ड, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ये वाला वीक बेस होगा इसके कंपैरिजन में, ये वीक बेस है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये वाला वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये वाला कैसा होगा, ये स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, फिर देखो कि यहां पर जो है ना, इसका नाम भी ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है, और ये वाला होता है, इसको बोलते हैं एथोक्साइड आयन। तो कंक्लूजन यही है कि भाई डोनर एटम पर
स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, डोनर पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पर उसके लिए जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। बस यही पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कंप्लीट है, सारे कंसेप्ट इसमें जो है वो हमने देख लिया अच्छे से। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इसकी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो ज़रा कि वो है बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड कैसे टूटता है, ठीक है ना। ये देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज देखो कि यार बॉन्ड को ब्रेक करने के दो तरीके होते हैं अपने पास, है ना। कोई भी बॉन्ड होता है दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, और या इसको होमोलाइसिस भी बोलते हैं, होमोलाइसिस। दूसरा जो है वो होता है जी जिसको हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिर इसको हेट्रोलाइसिस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है। अब देखना, इसको हम कंपैरेटिवली यहीं पर पढ़ लेते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। होमोलाइसिस क्या होता है, हेट्रोलाइसिस क्या होता है ना, दोनों की कंपैरेटिवली स्टडी हम करेंगे। तो देखो कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस है, इसमें कंडीशन ऐसी आएगी कि दो एटम है अपने पास कोई, जैसे ए और ए है, ठीक है। अब हमें यह पता है कि यार कोई भी बॉन्ड होता है तो बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होता है, इक्वली शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम सेम है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल है। अब यहां क्या होगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन अगर दोनों का इक्वल है ना, तो जैसे ही अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, और आपको मिलेंगे क्या, 2a फ्री रेडिकल। तो यहां पर बनता है क्या, फ्री रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हमारे पास x और x हेलोजन है, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, 2x फ्री रेडिकल हमें मिल गया, ठीक है। और भी जो है वो कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लो CH3 और ये H है, दोनों मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, और यहाँ पर जो एक तो CH3 फ्री रेडिकल मिल गया, एक आपको H फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है। तो ये होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, कि जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के बीच में इक्वली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज, है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ एटम्स, ठीक है, देन होमोलाइटिक क्लीवेज अकर्स, ठीक है। तो भैया यहां पर क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्लियर है बात। फिर देखो कि यहां जो है वो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि यार जैसे ए और बी है, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ऐसा हमने माना है कि यार बी जो है ना वो क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा कि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, और एक तो बनेगा A+, दूसरा बनेगा B-, यानी एक तो बनेगा केटायन और दूसरा बनेगा क्या, एनायन, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। तो यहां हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में ऐसा ही होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना वो लेके चला जाता है। तो मैं ये लिखूंगा कि इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड shifts on more electronegative atom, then heterolytic cleavage will occurs, ठीक है। तो भैया इस केस में क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, कि अगर किसी एक ही एटम पर अगर ये शिफ्ट हो जाए तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। फिर यहां देखो जरा कि यहां पर हम ये बोलेंगे कि यार किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो मैं बोलूंगा फ्री रेडिकल विल फॉर्म, ठीक है।
और जबकि यहां पर जो है वो आप देख रहे हो कि केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में केटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं बोलूंगा ए पेयर ऑफ केटाइन एंड एनाइन विल फॉर्म। तो यहां पर पूरा एक पेयर बनेगा केटाइन और एनाइन का। क्लियर है बात? फिर देखो कि यहां पर अगर हम बात करें, है ना, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होने के लिए जिन दो एटम्स के बीच में ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। लगभग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, या यूं कहो कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा वहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होने के चांसेस उतने ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि देयर शुड बी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स। ठीक है, या आप यू कहो कि डेल्टा ई एन अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई दोनों के बीच में अगर डेल्टा ई एन 0 है तो होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज भी हो सकता है, वो और भी बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है जहां पर क्लीवेज होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यार यहां पर जो वो होमोलाइटिक ही होगा। ऐसा ही यहां पर जो हम बोलें कि देयर शुड बी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयर शुड बी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, कि भाई हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही होगा। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के लिए। हम यहां जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, जो कंडीशंस हम लिख रहे हैं, ये जनरल चीजें हैं, है ना, जनरल कंडीशंस है। ठीक है, चलो फिर देखो कि यहां पर जो है ना, इसके लिए सूटेबल कंडीशन क्या है? तो सूटेबल कंडीशन ये है कि होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए, है ना, फॉर होमोलाइसिस। ठीक है, देखो जी क्या क्या चीजें जो है वो सूटेबल है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर जो है वो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है ना वो सूटेबल है। या जो है आप बोल सकते हो कि भाई सनलाइट, ठीक है, या इसकी जगह जो HNO लिखा हुआ आएगा, है ना, या हाई टेम्परेचर इज सूटेबल। ठीक है, ये इसके लिए क्या है? सूटेबल है। ठीक है, कि ये सारी चीजें होती है तो जनरली होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और यहां पर जो है वो हम ये बोलेंगे कि भाई फॉर हेट्रोलाइसिस। अब हेट्रोलाइसिस के लिए क्या क्या सूटेबल हो सकता है? तो आप समझो जरा कि इसके लिए सूटेबल कंडीशन हमारे पास ये होती है हेट्रोलाइसिस के लिए। पहली बात तो पोलर सॉल्वेंट, है ना, हाई टेम्परेचर यहां पर भी होता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर भी हो सकता है इवन, है ना, आर सूटेबल। तो इसके लिए ये सारी चीजें सूटेबल है, इसके लिए ये सारी चीजें सूटेबल है ना। तो मैं वापस से बोल देता हूं, ये जो कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन जो है वो जनरल कंडीशन है। बाकी जो है वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा तो हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। या अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो वहां हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ही होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो ये है भैया, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम यहां से कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद हम मेन जो है ना रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। और बाकी भैया क्लासेस को आप शेयर करें, ठीक है, देखें,
और भाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीज़ें जो है ना, देखो जितनी ज़्यादा मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार जो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत पढ़ा लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है। भैया जहाँ कन्फ्यूजन होना वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना उनको बार बार पढ़ो, ठीक है। और अगर मॉड्यूल हो जाए तो टेस्ट पेपर, बहुत सारे रिसोर्सेज आज आपके पास अवेलेबल है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है ना। तो भैया यही है, यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।